आज एक बहुत ही फनी स्टोरी बता रहा हूँ। 2014 की बात है। मैंने व्हील्स के शेयर खरीदे थे लगभग 250 के आसपास और उसको बेचे भी 450 में, और वो लगभग 750-800 तक आ गया था। फिर से 2017-18 में उसका भी रैली बना था और लगभग के आसपास गया था। लेकिन वो कंपनी मैंने जब खरीदा था, मैंने सोचा कि ये सर्फ एक्सेल का कॉम्पिटिटर है। व्हील्स एक डिटर्जेंट आता है, वो कंपनी है। फाइनली आज जब मैं उस कंपनी के बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे बहुत हंसी लग रही है। चलिए, आप लोग ऐसे प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए ये बिहाइंड द प्राइस सीरीज़ में बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर भाग रहा है तो उसके पीछे का स्टोरी समझे, उस कंपनी को समझे, तभी जाके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हील्स इंडिया ये कंपनी जो है, ये टीवीएस मोटर्स, टीवीएस ग्रुप का एक पेरेंट कंपनी है। ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि रोड व्हील्स बनाते हैं और प्लांट्स बनाते हैं, मशीनरीज बनाते हैं। इसके साथ ही टरबाइन का व्हील्स बनाते हैं और इनका खासम खास ऑटो पार्ट्स भी बनाते हैं। अगर इनका इंडस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो ये कैसे बिजनेस डील करते हैं, इनका दो हिस्से हैं, ठीक है। 82% इनका फोकस है ऑटो कंपोनेंट्स। तो समझ में आ रहा है, जैसे ही ऑटो कंपोनेंट्स तेज़ी पकड़ता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री तेज़ी पकड़ता है, तो इनका बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा। तो ऑटो इंडस्ट्री जनरली अच्छे इकोनॉमी में ऑटो के शेयर्स भागते हैं। और जो इनका 18% है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसी तरह इनका अगर जियोग्राफिकल लोकेशंस देखें, 74% इनका डोमेस्टिक मार्केट है और 26% ये एक्सपोर्ट करते हैं। और सबसे अच्छी बात, मैं हमेशा बिजनेस जोग्राफिकल लोकेशंस और क्या क्या सेगमेंट में काम करते हैं, इंडस्ट्री किस किस में काम करते हैं, ये जानना मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि इनके क्लाइंट कौन है, किन के साथ ये लोग डील कर रहे हैं, जाके जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इनका अगर क्लाइंट लिस्ट हम देखें तो अशोक लेलैंड है, टाटा है, इसके साथ जॉन डीरे है, कैटरपिलर है। कैटरपिलर बड़े बड़े जेसीबी के टाइप का कंपनी है। ये कंपनी यूएस बेस्ड है। आप अगर डाउ जोन इंडस्ट्री अगर देखेंगे तो टॉप 30 में आता है, तो उसके साथ भी ये डील करता है। और इनका क्लाइंट मारुति सुजुकी भी है। तो समझ में आ रहा है कंपनी का बैलेंस कितना अच्छा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना, ये कंपनी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3-3.5 हज़ार करोड़ का कंपनी। इस कंपनी के बारे में और बताऊं तो ये जापान के बहुत सारे इंडस्ट्री के साथ अभी काम करने लगे हैं और अपना कैपेक्स और फोकस कर रहे हैं कि 2030 के बाद से ये बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। तो मेरा काम होता है कि अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल्स आपके सामने लेके आऊँ और समझाऊँ कैसे ये कंपनियाँ काम करती हैं। अभी चलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखते हैं, रेशियो एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। रेशियोज मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रेशियोज बहुत ही छोटे छोटे नंबर से कंपनी के अंदरूनी से आपको शेयर कर देती हैं, जिनसे आपको क्लैरिटी मिलता है कि कंपनी क्या करती है, कितना लोन्स में है या कितना कैश पकड़ के बैठी है। इससे मुझे बहुत सारे क्लैरिटी मिल जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा रेशियो का बहुत ही बड़ा फ़ैन रहा हूँ और इसके ऊपर मैंने एक अच्छा सा कोर्स भी डिज़ाइन किया हुआ है, जो कि एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आपको आता है। हमारे वेबसाइट में जाके आप ये चेक कर सकते हो। रेशियोज़ के बारे में अगर चेक करें तो अर्निंग इनका 31 रुपये का था, 24 रुपये, 25 रुपये बीच में अर्निंग्स गिरा, लेकिन अभी 63 रुपये के अर्निंग्स में है। बुक वैल्यू के बारे में देखें तो 300 रुपये का बुक वैल्यू 426 रुपये की बुक वैल्यू में आके पहुँचा है। तो बुक वैल्यू उतना जंप किया नहीं है। मार्जिन अगर देखें तो 7-8.5%, 7-7.5% का मार्जिन है। ऑपरेटर मार्जिन लगभग 5.5 से 6% का आता है और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि 2.5% के आसपास है। ये देखा जाए तो प्रीवियस ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से ये ग्रो ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक झोलझाल मुझे दिखाई दे रहा है कि 8% या 5%, 3% का यहाँ पे एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है, जो कि हो सकता है मटेरियल कॉस्ट या ऑपरेशन कॉस्ट की वजह से जाए। लेकिन ये 5.5 या 6% से 2.5%, मतलब लगभग यहाँ पे 4.5% या 4% इनका कुछ मार्जिन जा रहा है, जो कि मुझे लग रहा है हाई डेट या टैक्सेस या फिर डेप्रिसिएशन के कारण हो। ज़्यादातर इस एरिया में तो ज़्यादातर डेट ही होता है। तो उसको क्रॉस चेक करेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो में। उसके पहले हम देखेंगे रिटर्न रेशियोज। रिटर्न रेशियोज में देखेंगे 14% का आरओई है, 21% का आरओसी है। आरओसी ढंग का लग रहा है, लेकिन आरओई थोड़ा सा कम है। लेकिन लास्ट 5 सालों के हिसाब से मैं अगर देखूँ, आरओई करंट कंडीशन में अच्छा ही मिल रहा है। लिक्विडिटी रेशियो में अगर देखूँ, लिक्विडिटी रेशियो हमेशा ये 1 टाइम से नीचे रखे हुए हैं, मतलब जितना पैसा इनका खर्चा होने वाला है उतना ही अपने हाथ में रखते हैं और सारे यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ से मैनेजमेंट का एग्रेसिव नेचर देखने के लिए मिल रहा है।
और लिवरेज रेशियो में अगर देखेंगे 0.66, और प्रीवियस टाइम में भी ये अपना जो पोजीशन, अपना जो कंपनी का साइज है उससे उससे भी थोड़ा ज़्यादा ये हमेशा लिवरेज रखे हैं। अभी अगर देखेंगे तो कंपनी लगभग 60% 60-65% का डेट में है, जो कि हाई डेट का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। लेकिन कंपनी अगर आने वाले समय में डेट पे कर देती है या फिर इंटरेस्ट रेट घटता है तो यहाँ पे एक बेनिफिट ये ले सकते हैं। टर्नओवर और वैल्यूएशन रेशियो में नहीं देखता, क्योंकि टर्नओवर मुझे सेल्स से देखना अच्छा लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में देखता हूँ, और वैल्यूएशन में डीसीएफ मेथड में कैश फ्लो से उठाता हूँ और वहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। तो अभी चलेंगे इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर देखूँ, सेल्स 1900 करोड़ का था, अभी लगभग 5500 करोड़ का है। और यहाँ पे मार्जिन अगर देखूँ, ऑपरेटर मार्जिन 10% से कभी भी ऊपर नहीं गया, बीच में गिर के 6-5% हो गया था, अभी 7-8% में ये मेंटेन कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट के बारे में देखा जाए, 58 करोड़ का ये इंटरेस्ट पे करते थे, लेकिन अभी 120 करोड़ का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। लगभग 413 करोड़ का जो इनका ऑपरेशनल प्रॉफिट आता था, अभी 120 करोड़ का प्रॉफिट जाता है, और हाथ में 158 करोड़ आते हैं। अगर ये डेट ना हो तो यहाँ पे परसेंटेज थोड़ा बढ़ सकता है, तो आगे जाके अगर इंटरेस्ट रेट और गिरता है तो ये कंपनी और भी भाग सकता है। लेकिन फिर भी ये हाई डेट में ही है, क्योंकि 0.66 थोड़ा हाई डेट कैलकुलेशन किया जाता है। बैलेंस शीट के बारे में देखा जाए तो 2029 में ये लगभग डाइल्यूट किए थे, और उस डाइल्यूशन में तो डेट को रिपेमेंट करना था, लेकिन फिर भी हल्का सा तो डेट रिपेमेंट हुआ है, क्योंकि 1.2 के आसपास इनका डेट था, अभी 0.66 है, लेकिन फिर भी हल्का सा डेट है। बोरोइंग्स अगर देखा जाए तो बढ़े हैं, और रिजर्व भी बढ़े। तो आने वाले सिचुएशन में अगर इकोनॉमी कंडीशन ठीक रहता है और ये कंपनी अच्छा बिजनेस करती है तो ये डेट रीपेमेंट करके आगे बढ़ सकती है। तो अभी मैं जब फाइनेंशियल एनालिसिस करता हूँ और कंपनी के बारे में आपको बताता हूँ, इसका रीज़न यही है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करो तो कुछ तो नॉलेज लेके जाओ। लेकिन इसका शेयर प्राइस आगे बढ़ सकता है या गिर सकता है, इसके ऊपर बहुत सारे मार्केट के सिनेरियोस हैं, इसलिए कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर यू इन्वेस्टमेंट। सो खुद से इन्वेस्टमेंट ना करें, भल्स अच्छे से समझें इंडस्ट्री को, जब उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र को कांटेक्ट करें, और उनके सिनारियो के हिसाब से आप अगर निवेश करते हैं तो ज़्यादातर सेफ्टी मार्जिन कवर होंगे और अच्छा सा प्रॉफिट आप बना पाओगे। अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें और बताएं व्हील्स इंडिया कोई डिटर्जेंट बनाने वाली कंपनी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन लॉट।